क्या भारत में जितनी महिलाएं हैं या भारत के अंदर जो पुरुष है उनको भी तो असर तो करता ही है, लेकिन महिलाओं के बारे में ये है क्योंकि ये ओवरी का होता है, ये अंडाशय का होता है या ब्रेस्ट का होता है, तो उसके बारे में बात करने से संकोच करते हैं या उसके बारे में बताने से, खास करके गाँव में कम बात होती है। तो कैंसर का एक मेडिकल अनुभव तो अलग बात है, लेकिन कैंसर का एक सामाजिक अनुभव भी है। ये एक समाज व्यवस्था को भी अपनी तरह से असर करता है। तो आपका वो सामाजिक अनुभव, सोशल एक्सपीरियंस क्या रहा है इन कैंसर्स को लेके? एक बात तो ये है, ये ब्राका जीन में बस पुरुषों को भी कैंसर होता है, हाँ, प्रोस्टेट yes. कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, मेल ब्रेस्ट कैंसर भी Yes. होता है। पर मेरे को अब देखिए, मैं अभी certain time I work in UK as well and some time I'm spent तो ये जो आप बोल रहे संकोच का कारण, तो क्योंकि मैं same time I'm working in two countries and even in India, मैंने टाटा में काम किया जहाँ पे थोड़ा affluent society आते हैं, टाटा कोलकाता में। I have worked in government setup like चित्तरंजन जहाँ पे बहुत poor patient आते हैं। तो I have seen the spectrum of different people in different countries. तो generally जहाँ पे education level ज़्यादा होता है, जहाँ पे awareness ज़्यादा होता है, वहाँ पे acceptance है। थोड़ा breast ovarian cancer में थोड़ा बातचीत, अभी हर लोगों को थोड़ा सा awareness है, जहाँ पे अभी मीडिया में है, फ़ोन वगैरह में सब है तो है। जब हम गांव का पेशेंट को देखते हैं तो उनका मैंने ये महसूस किया है कि उनका तो कुछ वॉइस ही नहीं है। वो आते हैं, उसका साथ 4-5 मेल फैमिली मेम्बर्स आते हैं, वो ही डिसाइड कर लेते हैं क्या करना है नहीं करना है। तो उनका कभी कभी हमने कोशिश भी किए हैं कि उसको बताने के लिए, अगर बताएंगे तो समझ जाएंगे, पर उसका सबसे द फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स टू देयर माइंड, बच्चे को नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन दे आस्क, खर्चा कितना होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई माँ और कोई दे डोंट वांट दैट द ट्रीटमेंट शुड हैपन एट द कॉस्ट ऑफ देयर फैमिली अर्निंग, एट द कॉस्ट ऑफ देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन। तो वो संकोच इतना नहीं, क्योंकि ये फीमेल ऑर्गन है, ऐसे वाले संकोच नहीं है। संकोच है क्योंकि वो बर्डन नहीं बनना चाहते, ऐसे ज़्यादा है। मैंने अभी गांव में भी काम किए, अभी वो अब स्क्रीनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, पहाड़ी वो जो चाय पत्ती उबालते हैं महिलाओं के लिए, उनको भी मैंने पूछा है कि ये ऐसा अगर बीमारी है जो आपका बच्ची को भी हो सकता है, उसका शादी का प्रॉब्लम हो सकता है, अगर बताएंगे तो, पर आप क्या चाहेंगे, आप बोलना चाहेंगे आपको बच्ची को? मुझे लगता था कि वो बताएंगे कि नहीं मत बताओ, ये कैंसर एक टाबू है, पर ऐसा वाला अभी नहीं है। अच्छा। इतना तक तो अवेयरनेस लेवल, whatever me the reason is there, even in the remotest areas, even in the tribal population, people know that it is a disease which they do not want their daughters or they want to save their children. इतना तक, see we are judgmental, we think कि education and intellectual capacity is synonymous. It is not. Correct. ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि भी सीख लेना या कुछ पढ़ लेने से हमारे जो अभिप्राय है या ओपिनियन है वो शायद बेहतर हो सकते हैं, लेकिन वो जीवन की किताब से शायद नहीं आते हैं। तो आपने सही बताया, लेकिन क्या मैं ये थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से दुनिया भर में अभी एक काम हो रहा है कि कहीं पे जैसे कैंसर का वैक्सीनेशन भी मिल रहा है, जैसे ये लीच सिंड्रोम में एस्पिरिन लेकर कैंसर को किस तरह से, जैसे पेट का या आंतों का कैंसर रोक सकते हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है। तो क्या कुछ ऐसा तरीका निजात हो रहा है अपने ओवेरियन कैंसर या जो महिलाओं से संबंधित कैंसर है, जिसमें कुछ दवाई लेकर या फिर प्रिवेंशन, कीमो प्रिवेंशन, किस तरह से हम कुछ कर पाए? ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर क्योंकि वो थोड़ा हार्मोन डिपेंडेंट है और थोड़ा हेरिडिटरी है, तो जैसे
एस्पिरिन जैसा अभी तक उतना ज़्यादा ब्रेक थ्रू उसमें अभी तक, एनी एस्पिरिन कैन प्रिवेंट, it will show reduction in any cancers because of the general mechanism it has. In terms of breast and ovarian cancer, क्योंकि वो genetic जिसका predisposition है, तो हम अगर वो जीन को पकड़ लेंगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए, हम टेस्ट कराएंगे, जो जिसका कैंसर है उसको पहले पता होना चाहिए कि वो हेरिडिटरी है। फिर अगर उसमें पता चल गया तो फिर हम बाकी को टेस्ट कराएंगे। अगर उनमें टेस्ट किसी का पॉजिटिव है तो रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरी कर सकते हैं। जैसे आपका महिलाओं को अगर बच्चे हो गए तो फिर उसको ओवरी और फैलोपियन ट्यूब्स है उसको निकाल देते हैं। कभी कभी रिस्क रिड्यूसिंग मैस्टेक्टमी, ब्रेस्ट का ऑपरेशन हो चुका है, बट दीज आर वेरी रेडिकल प्रोसीजर्स। एक दवाई लेने से कैंसर कम हो जाएगा ऐसे वाला ब्रेक थ्रू ज़्यादा नहीं है, पर वी नो देर आर सर्टेन थिंग्स विच कैन रिड्यूस द रिस्क, कम कर सकते हैं रिस्क को। जैसे लाइफस्टाइल, वेट गेन नहीं करना, वेट ठीक से रखना है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ओवरियन कैंसर का रिस्क को कम करते हैं, ब्रेस्ट में अब बढ़ते हैं, तो वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। पर एक देर आर सर्टेन मेडिकेशंस लाइक टामोक्सिफेन एंड ऑल, जहाँ पे हाई रिस्क फैमिली है वहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं। देर इज़ नो direct proof, there is some evidence which happens, but nothing like that you take on medication and it will prevent it. अभी तक नहीं हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पार्प इनहिबिटर जैसे एक ट्रायल चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, कि जहाँ पे जिसका हाई रिस्क है होने का, जिसका जीन है, उसमें ये मेडिकेशन दे के उसको प्रिवेंट कर सकते कि नहीं। बट ऑल दीज मेडिकेशंस उसका इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, तो मुझे अभी नहीं लगता कि वी आर देयर टू हैव मेडिकेशन कि कैंसर नहीं होगा। अच्छा, अब जब आप बीइंग डॉक्टर, वैक्सीनेशन, आई हैव टू एक्चुअली मेंशन दिस, ब्रेस्ट ओवरियन का बाहर एक कैंसर ज़रूर है जो पूरी तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है, दैट इज सर्वाइकल कैंसर। इन इंडिया हर 8 मिनट में एक महिला मर जाते हैं, but this cancer has been eradicated in Australia like polio. तो इसके लिए बच्ची को वैक्सीन देना है और 30 साल के बाद स्क्रीनिंग टेस्ट करना है। ज़्यादा नहीं है, पर इसमें ये एक कैंसर ज़रूर इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। एंड सेकंड वन इज़ यूटेराइन कैंसर, जो ओबेसिटी रिलेटेड है। अभी ओबेसिटी इज़ बिकमिंग अ पैंडमिक, हम काम का हमारा लाइफस्टाइल ऐसे चेंज हो गया है, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच कैन बी प्रिवेंटेड। नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि किस तरह से हम जो नई खोज हुई उनका हम लाभ उठा सकते हैं। पूछना चाहूँगा कि जैसे जब भी आप दवाई प्रिस्क्राइब करती है, ओलापारी, बेतालासोपारी, जो भी दवाइयाँ आजकल अवेलेबल है, जो पार्प इनहिबिटर जिसको बोलते हैं, जब आप उसको देखती है दवाई की दुकानों के ऊपर, या फिर आप देखती है कि बहुत सारी कंपनियां उसको बना रही है, या पेशेंट आके आपको ठीक कर रहे हैं, जैसे एक होता है ना, घर में भी होता है, कोई किसी को कुछ हुआ, किसी ने बता दिया अगर ये थोड़ा तुम ये दवाई ले लो, या फिर ये स्टीम ले लो, या इस तरह का तुम घर का उपचार कर लो तो ठीक हो गया। तो हम गाँव में पूरे बताते रहते हैं कि देखो हमने कहा था और ये ऐसे करने से ठीक हो गया। आपने तो एक ऐसी दवाई खोज ली है जो पूरी मानव सभ्यता को, मतलब आपने आपकी टीम के साथ, जो आपकी लैब के साथ किया, कि पूरी ही मानव सभ्यता का एक जो है एक कैंसर से लड़ने का एक हथियार दे दिया। तो आपको कैसा लगता है जब आज भी आप देखती है उस दवाई को बनते हुए, देते हुए, बिकते हुए, सोचते हुए, या पेशेंट को खुश होते हुए? तो ये तो एक अलग ही अनुभव है, ये मुझे लगता है बड़ा ही ईश्वरीय अनुभव रहता होगा ये। आई थिंक मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं ऐसे मानती हूँ, वेरी लकी दैट इन माई लाइफ टाइम आई कुड सी दैट समथिंग दैट आई हैव वर्कड ऑन इज़ एक्चुअली वर्किंग। मुझे कभी कभी अजीब लगता है कि आई एम राइटिंग माई ओन प्रिस्क्रिप्शन, पर ये भी ख़राब लगता है कि ये ड्रग बाहर अवेलेबल है। गवर्नमेंट, NHS में काम करती हूँ, वहाँ पे गवर्नमेंट उसको इट्स फंडेड, बट नॉट इन इंडिया। और यहाँ पे एक गिल्ट फीलिंग होता है कभी कभी
क्योंकि you know this drug is going to work but people can't afford it. अगर वो लिख दिया किसी ने तो फिर वो बेचारा घर भर ज़मीन उसको बेच कर आते हैं, तो वो we have to work on it, and that is an area I think research should also be concentrated in India. इंडिया में एक मेड इन इंडिया पार्क प्रोग्राम हो रहा है, गवर्नमेंट में फंडिंग किए हैं, तो अच्छा लगता है हमारे लाइफ, मतलब मेरे अभी 10-12 साल का इंटरवल, 15 साल में पहले मैं देखती थी कि मरीज़ को हम 2 साल फिर बाद वो मर जाते थे, अभी देखते हैं 10 साल जी रहे, पूरा क्रॉनिक डिजीज़ जैसा। बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि आई वॉज़ लकी टू बी पार्ट ऑफ द टीम, I was lucky to live my dream, live my passion. But I know 70% of women in the world cannot afford it. तो वो काम करना पड़ेगा। But that is a drive also, है ना, कि उसको आगे लेके जाना पड़ेगा। जी, तो ये तो एक यात्रा, हमेशा कोई नई दवाई आती है, पहले महंगी होती है, फिर धीरे धीरे होते उसका दाम गिरता भी जाता है। अब आपकी यात्रा का सबसे सुखद क्षण कौन सा है जिसमें आप अब अत्यंत खुश हो गई, आपको लगा कि नहीं, ये शायद इस खुशी का कोई मोल नहीं है, इस खुशी का कोई मूल्य नहीं है, आपको क्या लगता है? In terms of this drug और अदरवाइज और भी आपका जो समग्र जीवन रहा है, आपको हर लगता दिन है? मैं एक सर्जन हूँ, बड़े लंबे ऑपरेशन करते हैं, 10 घंटा 12 घंटा ऐसे वाले ऑपरेशन करते हैं। हर दिन किसी को बोलते हैं कि इतना बड़ा ऑपरेशन में किसी का जान भी जा सकते हैं, फिर वो अगर ठीक ठाक हो गया, वो आपका वो रिलेटिव्स आते हैं, उसको चलो ठीक हो गया। पर हर दिन हमें इतना खुशी तो मिलता है कि चलो किसी को उसी क्षण के लिए आई कुड कंट्रीब्यूट टू दैट लाइफ। अब देखिए हमारा ज़िंदगी अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड है, हम इतना कुछ सीख के, इतना पढ़ाई करके, इतना कुछ सैक्रिफाइस करके 3 महीना 4 महीना 1 साल 2 साल किसी का लाइफ लंबा कर रहे हैं, और फिर ये पॉलिटिकल असैसिनेशन, वार, ये वो टेररिज्म, ऐसे ही जान जा रहे हैं, बच्चे लोगों का जान जा रहा है ना। तो फिर वो कॉन्टेक्स्ट में डालना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है अच्छा लगता है उस दिन के लिए, ड्रग के लिए आप बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, वो मेरे ख्याल से मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने डॉक्टर, कैंसर आना था, सब कुछ करना था, बिकॉज आई वांटेड टू सी आई कुड डू जस्टिस टू माय फादर हु डाइड ऑफ कैंसर। तो जब मुझे ये रॉयल्टी मिला, तब मैं ये I could donate it to contribute to development of a research organization dedicated to cancer research, in spite of many adversities. तो जब वो कर पाया तब लगा कि चलो एक काम सही किया। I think that was a moment that I thought, okay, I can die happy. और बहुत सारी लड़कियां हैं जो विज्ञान के क्षेत्र में आना चाहती है। कभी कभी लगता है कि सामाजिक व्यवस्थाएं या सामाजिक व्यवस्थाओं से खुद ने अपने आप पर एक लिमिटेशन बांध के रखी है, वो आगे नहीं आने देती है। और हर जगह हम जाते हैं और गाँव में देखते हैं लड़कियां निबंध लिखती है, मुझे डॉक्टर बनना है, सबसे पहला यही होता है, या एयर होस्टेस बनना है, या कुछ करना है। तो ये बताइए कि एक दवाई से कैंसर के सेल को तो रोका जा सकता है शायद, लेकिन ये सपनों को रोकने वाली या सपनों को तोड़ने वाली जो व्यवस्थाएं हैं, उसके सामने कौन सी दवाई ये लड़कियां खास तौर पे अपनाए? देखिए अभी तो देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, आई हैव टू से, है ना। लड़कियां का एडुकेशन हो रहा है,
वो उसका अपॉर्चुनिटीज़ भी हो रहे हैं। तो जहाँ पे मेरे को लगता है कि वो थोड़ा when I compare to what I could do in UK and what I could not do here, तो मुझे ऐसा लगता है कि after some time when you start becoming well known, when you start doing good things, तब थोड़ा सा एक शायद किसी को लगता है कि ये लड़की कैसे काम कर पाएगी। जैसे अभी मैं 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, जब मैं लंबा सर्जरी करना शुरू किया इंडिया में आके, तब लगता था कि वुमेन सर्जन मतलब कैसे इतना बड़ा ऑपरेशन करेगा। पेशेंट को भी कभी कभी लगता है, ऐसा सिस्टम ऐसा है ना कि मेल सर्जन फीमेल सर्जन किसका पास जाएगा। कोलिग को भी ऐसा लगता है कि कर पाएगा कि नहीं। साइंस में आप अभी देखेंगे कि अभी तो ठीक है, कोटा वगैरह पीपल ट्राइंग टू फिल इन, है ना, पर बड़े जगह पे अगर वो एडवाइजरी कमेटी मीटिंग सब देखेंगे, अभी 80% शायद। इट्स नॉट आई वुडंट से आई डोंट डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल फीमेल, जिसका मतलब जिसका वो ठीक है, जो एजुकेशन है ठीक है, उसको जाना चाहिए, नथिंग डिस्क्रिमिनेशन। पर वो जो है थोड़ा सिस्टम में कि वो एक्सेप्टेंस, एंड स्पेशली व्हेन women have a maternity break, I have seen in the western world they give the flexibility, तो वो मैटरनिटी ब्रेक के जाने के लिए उसका प्रमोशन या उसका वो कम नहीं हो जाता है। पर यहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है कि वो वापस जाना मुश्किल हो जाता है। वो 5 साल 6 साल का जो डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी चिल्ड्रन जो एक गैप हो जाता है, उसका बाद देयर इज़ सच डिफरेंस इन, तो वो पार करना मुश्किल हो जाता है। तो उसी में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ गुड फॉर द सोसाइटी कि 50% ऑफ द सोसाइटी इज़ वुमेन, एंड इफ़ दैट इंटेलेक्ट, if that emotional intelligence, there are so many other things which in science are required, just not that crude scientific intelligence. And that marriage of that emotional intelligence with scientific intelligence is really important to understand how to tackle a problem. Women have a capacity to multitask. वो तो है, सब कुछ एक साथ कैसे कर लेते हैं। आपका माँ का सोचिए, आप कितना कुछ संभाला है एक, है ना। तो वो अगर जो स्किल है वो अगर हम साइंस में डाल सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में डाल सकते हैं, तो बहुत सारा चीज़ों का सॉल्व हो सकता है मेरे ख्याल से। तो वो थोड़ा आई थिंक वी शुड एनकरेज, द सिस्टम शुड बी सपोर्टिव, इट शुड बी जो बच्चे लड़की हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसका सामने रोल मॉडल आना चाहिए कि ऐसे ऐसे हो रहा है। नॉट दैट एवरीथिंग इज़ बैड, अच्छे भी एग्जाम्पल्स हैं, उसके लिए दे हैव टू वर्क, एंड एवरीबॉडी हैज़ टू वर्क हार्ड। ये नहीं है कि लड़का है ज़्यादा काम करना है, लड़की है काम करना है, उससे ज़्यादा कर। एवरीबॉडी हैज़ टू वर्क हार्ड। एक ड्रीम होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसको दिशा दिखाने वाली एक गुरु चाहिए जो उसको बोलता रहेगा कि चलो ठीक नहीं हो रहा है। I was fortunate to have good mentors who always told me कि whatever happens, you should just follow your dream, you should follow your journey, your path। ये बोलने वाला, हौसला देने वाला चाहिए। तो ये हौसला देने वाला चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी का जो ये वक्त चल रहा है, ये दौर चल रहा है, उसके सामने की चुनौतियाँ, चैलेंजेस अभी क्या क्या है? आपको क्या लगता है कि इस दौर से हम गुज़र रहे हैं? बहुत कुछ हम लोग जानते हैं, बहुत कुछ चीज़ें हमने सीखी है, नई नई चीज़ें आ रही है, तकनीक आ रही है, लगता है इतना सारा डेटा, इतना सारा इंफॉर्मेशन आ गया है कि पता नहीं चल रहा क्या करें इसके साथ। तो आपको क्या लगता है कि किस दिशा में हमें जाना चाहिए और क्या समस्या है हमारे सामने अभी खड़ी है, क्या चुनौतियाँ खड़ी है? इन टर्म्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, आपने सही बताया कि इट इज़ अ कन्फ्यूजिंग टाइम बिकॉज इट इज़ सो फास्ट पेस ऑफ चेंजिंग थिंग्स, इतना ज़्यादा जल्दी सब कुछ बदल रहे हैं। सो
उसका साथ डॉक्टर को भी, मतलब टू बी स्टे इन टच, इट इज़ डिफ़िकल्ट क्या हो रहा है। और पेशेंट के लिए तो और भी बेचारा, मुझे लगता है कि वो जब वो कैंसर सेंटर में आके पहुंचता है तो इतना 3-4 जगह में घूम घूम के आए होते हैं सब कुछ खो के, फिर वो उसका चांस तक बहुत ही कम हो जाता है। तो एटलीस्ट हर लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि कैंसर छोटे मोटे जगह में ठीक नहीं हो सकता। उसके लिए मान लीजिए आपको, सब लोग को इतना सा तो पता है कि हार्ट का अगर ऑपरेशन करना हो तो गांव में तो नहीं होगा। सबको पता है ना, हार्ट का अगर ऑपरेशन करना है तो इधर उधर जाना है, सेंटर में जाना है। इसी तरह के कैंसर का इलाज भी सही जगह पे से सही ट्रेनिंग प्राप्त किए लोगों का साथ किया जा सकता है, करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जनरलिस्ट अभी कैंसर का ट्रीटमेंट, क्योंकि जो कैंसर का पड़े हुए हैं उसके लिए ही इंफॉर्मेशन लोड संभालना इतना मुश्किल हो रहा है, स्किल्स डेवलप करना मुश्किल हो रहा है। तो ये लोगों को थोड़ा जानकारी या दिशा चाहिए टेलीविज़न में हो या अखबार में, कि अगर ऐसा ऐसे हुआ कि ऐसे ऐसे सेंटर है, रीजनल सेंटर है, कैंसर सेंटर में है, इधर उधर नहीं घूम के फिर ठीक जगह पे जाए। एटलीस्ट ये तो इतना होना चाहिए। और बाकी कन्फ्यूजन, इट इज़ गुड एंड बैड। I think we are very fortunate that we are living in a cusp of so many options, because I was just telling you that I started doing what I'm doing because there were no options. तो वो अच्छी बात है। And now you need to educate yourself to find out the best option for your patients. वो हमारा काम है, सीखना। तो सही रास्ता चुनना आपका काम है। एक आखिरी सवाल की, जो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एज अ डॉक्टर मुझे लगता है कि कैंसर मरीजों का साथ अभी बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हैं, पर 60 to 70% जो कैंसर है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। पॉलिसी चाहिए, टोबैको, टोबैको, अल्कोहल, लाइफस्टाइल, वैक्सीनेशन, ये सारे चीज़ गवर्नमेंट पॉलिसी में होना चाहिए। एंड बाकी अगर कैंसर का इलाज सिम्टम्स वगैरह हुआ तो अच्छा सेंटर में जाना चाहिए। As far as education is concerned, as for training is concerned in doctors like us, for cancer specialists, I think इंडिया में हम थोड़े पीछे हैं in terms of doctors doing science. तो वो एक एरिया है that we have to work on. Otherwise, we will not become better doctors. So वो I would hope that the new generation of doctors will adopt the system in the country, will encourage doctors to do science, क्योंकि उसका पास यही, उनको लगता है कि हम सीख के क्या करेंगे, PhD करके क्या करेंगे, हमको मेरा ऑप्शन क्या है। वो ऑप्शन दिलाना पड़ेगा, इंसेंटिव देना पड़ेगा, तभी होगा। And then we should see better improvement in our country. जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आशिमा जी हमसे बात करने के लिए, और आपसे बात करने की से हमने जाना कि किस तरह से संभावना का कोई अंत नहीं है, और विज्ञान आज का जो हम प्रैक्टिस है, आज की जो कार्यकलाप है, उससे जुड़ता है तो एक नई दिशा में ले जाता है। तो इस नई दिशा में ले जाने के लिए हमें और हमारे दर्शकों को आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू।